नमस्कार सर। देश में इस साल जो चुनाव हो रहे हैं कई राज्यों में और पुडुचेरी में, वो सभी बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है। उनमें बीजेपी के बहुत हाई स्टेक्स हैं, बहुत समय से उनका अभियान वहाँ पे चल रहा है। तो इस बार जो चुनाव होंगे वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे। बंगाल का चुनाव 2 फेज़ में ही हो जाएगा और असम का भी चुनाव है, तमिलनाडु का भी चुनाव है, केरल का भी है और पुडुचेरी का है। तो इन पर आपकी क्या एक एनालिसिस है, क्या होने जा रहा है? नमस्कार जी। ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये सब बीजेपी के लिए एक ही बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल ही टफ टर्फ, एक बहुत ही तकड़ी जो है यहाँ पे टक्कर है। और वो चीज़ है जिसको बीजेपी बार बार कोशिश करती है कि मैं यहाँ पे अपने पैर जमा दूं, लेकिन अंततः बीजेपी वहाँ पे नहीं जम पाती है। असम में तो है बीजेपी, लेकिन तमिलनाडु, केरल और बंगाल बीजेपी के लिए हमेशा सपना ही रह जाते हैं। अब बीजेपी ने अपनी रीति नीति में काफ़ी परिवर्तन किया है, बहुत से अपना जो संगठन है वो खड़ा किया है बीजेपी ने, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी को ये नहीं लग रहा है कि भाई मैं बड़े आराम से एकदम से क्लीन स्वीप कर दूं। तो बहुत कांटे की टक्कर है जी, क्योंकि ये तीनों ही जगह इतनी क्षेत्रीय और इस ढंग की राजनीति है वहाँ पे कि वहाँ पे बीजेपी के लिए जो है चुनाव जीतना एक बहुत ही टेढ़ी खीर रहती है। इलेक्शन कमीशन के भी रोल पर सवाल या निशान उठा रहा है विपक्ष वहाँ पर, और नए नए वहाँ पे अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि बहुत बड़े लेवल पर अधिकारियों की फेरबदल हो रही है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखो जी, इसमें दो मुद्दे हैं। एक तो है एसआईआर का, तो उसके लिए भी ममता दीदी ने बहुत ज़्यादा विरोध किया, दुनिया भर के प्रदर्शन किए कि भाई ये बहुत बिल्कुल गलत हो रही है, ये नाम काटे जा रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। तो एक तो वो मुद्दा है और उसके लिए वो बार बार पब्लिक में जा रही हैं कि बिल्कुल गलत ढंग से काम हो रहा है। लेकिन जो एसआईआर का जो काम हो रहा है उसमें जो चुनाव आयोग है उसने बार बार कही है कि भाई इसमें बिल्कुल पारदर्शिता बरती जा रही है, और जिसको भी शक है कि मेरा नाम गलत ढंग से कट गया वो अपना जो दर्ज करा, विरोध दर्ज करा, एप्लीकेशन दे। लेकिन जो आदमी वहाँ रहता ही नहीं है, जो आदमी भारत का नागरिक नहीं है, तो उसको कैसे कर लें? पश्चिमी बंगाल में बहुत सारे आदमी बांग्लादेश से आकर रह रहे हैं, और जब ये एसआईआर चालू हुई तो आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे आदमी वापस भाग गए, क्योंकि उनको खतरा हुआ कि कहीं तुमको धरपकड़ न कर ली जावे। तो ये सब बहुत सारी वोटों खैर काटी गई हैं। वही काम असम में है। असम में भी बहुत सारे जो घुसपैठिए रह रहे हैं। तमिलनाडु है, वहाँ की अलग ढंग की राजनीति है जी। केरल है, वहाँ की बिल्कुल ही अलग राजनीति है। तो ये सब मुद्दे चल रहे हैं। अब बात रही वो फेरबदल की, तो चुनाव आयोग हमेशा से ही, ये कोई नई कवायद नहीं है, ये तो एक मुद्दे उछालने वाली बात है कि जब इलेक्शन जिस दिन से डिक्लेयर हो जाते हैं वो अधिकारी जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं रहते हैं, फिर वो तो फिर जो है चुनाव आयोग के अंडर में रहते हैं। अब चुनाव आयोग को जिसकी भी निष्पक्षता पर जरा भी शक है उसको हटा सकता है, ये कोई नई बात नहीं है। तो वहाँ पे भी पश्चिमी बंगाल में भी डीजीपी, गृह सचिव और बहुत सारे जगह के एसपी या डीएम हटाए गए हैं। तो उसमें हटाने का कारण चुनाव आयोग को शायद ये लगता है कि भाई ये इतने दिन से यहाँ पे ममता दीदी रह रही हैं और ये उनके लॉयल बने हुए हैं, तो जो हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से चुनाव हो जाए तो ये उसमें बाधा बनेंगे, इसलिए उनको हटा करके जिन पर उन्हें ये लगता है कि भाई ये निष्पक्ष चुनाव कराएंगे वो करा रहे हैं। तो उसको चुनाव आयोग को ये तो अधिकार है, उसमें कोई चुनाव आयोग को चैलेंज नहीं कर सकता। अब वो पब्लिक में मुद्दा भले ही बनाया जाए लेकिन इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपको वैसे क्या लग रहा है, बंगाल को जीतने की कोशिश बहुत समय से, जब से मोदी जी आए हैं तब से उन्होंने की है, 2 बार फिर भी ममता बनर्जी ही जीत कर आई हैं, इस बार फिर से कमर कस ली गई है। वहीं केरल और तमिलनाडु में भी बहुत कांटे की टक्कर का चुनाव है। तो इन राज्यों में क्या बीजेपी अपना प्रदर्शन अच्छा करेगी या सत्ता में आएगी या क्या उसका होगा, आपका क्या अनुमान है? देखिए जी, जो बंगाल है उसमें तो पिछली बार भी ये बार बार सब सर्वे कह रहे थे कि भाई बीजेपी आ सकती है, लेकिन फिर भी ममता दीदी अपना रिकवर कर गई थी। लेकिन अब की बार जो ममता दीदी के हाव भाव लग रहे हैं और जो उनके एक्सप्रेशन आ रहे हैं और जिस ढंग से वो रिएक्ट कर रही हैं छोटी छोटी बातों पे, उनको लगता है कि अब की बार जो पब्लिक है शायद उनका साथ नहीं दे। क्योंकि जो बड़ा नेता होते हैं जब वो छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन देने लगते हैं और छोटी छोटी बातों पे, अब वो तो सड़क पे उतर रही हैं हर चीज़ के लिए कि ये चीज़ गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई। तो वो चीज़ नज़र आ रही है कि शायद अब की बार में जो है पब्लिक ममता दीदी को हटाना चाहे, क्योंकि वो हाल ही में जो एक बांग्लादेश में उथल पुथल हो गई थी, वहाँ पे काफ़ी हिंदू मारे गए थे, तो वो सब मुद्दे बनेंगे। अब ये सब चीज़ें उछाली जाएंगी। और ममता दीदी देखो जो इतने दिन से हैं तो वैर विरोधी तो उनके भी बहुत हैं, कोई ऐसा तो है नहीं। और खाली एक ये एक भाई मोमडन्स उनको वोट दे देंगे इसलिए ममता दीदी जीत जाएंगी, ऐसा भी नहीं होता है।
यूपी में आप देख सकते हो कि कितनी मॉमडन्स वोट हैं, बिहार में देख सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि खाली एक धर्म की वोट मिल जाएंगी, और वो एक धर्म की वोट कभी किसी को नहीं मिलती हैं, वो वोटें भी कटती हैं लोकल राजनीति में। तो वो सब होने की पूरी पूरी उम्मीद है। केरल में तो आप जानते ही हैं कि पहली बार कोई मेयर बना बीजेपी का, तो वो तो बहुत बड़ी घटना थी। उसका तो बहुत इन्होंने बहुत हर्षोल्लास से उस इवेंट को मनाया था, मोदी साहब ने ही। तो पूरी उम्मीद है कि वहाँ पे भी जो मार्क्सिस्ट की गवर्नमेंट है वो बहुत दिन से चली आ रही थी, तो उसमें शायद कुछ परिवर्तन हो जाए। और जो असम में हेमंत बिस्वा शर्मा है, उनकी जो साख है वो दांव पर लगी हुई है, क्योंकि वो भी बने हुए हैं। अब उनके भी कितने नतीजे सामने आएंगे, क्या उन्हें फायदा होगा, अब ये सामने बात आने वाली बात। तमिलनाडु की गवर्नमेंट है, वो भी वही बात हो रही है, वो डीएम की गवर्नमेंट है, बहुत दिन से है, तो पब्लिक परिवर्तन चाहती है। अब देखो वो ये जो है जब रिजल्ट आएंगे तब पता लगेगा। वैसे उम्मीद ये है कि हो कुछ भी, हर जगह बीजेपी का हाथ ऊपर है, जो परिस्थिति निगाह पड़ रही है। अब होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, जब बटन दबाएगा तब सामने आएगी बात। तो लेकिन जो आकलन लग रहा है उसमें पहले के मुकाबले में तो बीजेपी हर जगह अपर हैंड पर है, पूरी पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, और बीजेपी जी तोड़ मेहनत लगाए हुए है, और बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उनकी अगर वो केरल और तमिलनाडु में अपने जो चुनाव प्रदर्शन का स्तर है उसको वो बहुत बेहतर कर दें, इतिहास में वो रिकॉर्ड बनाएं अपने स्तर का। और बंगाल में भी वो अगर परिवर्तन कर दें सत्ता को और अपना सीएम बैठा दें, बहुत बड़ी बात होगी। आगे आप कहाँ देख रहे हैं अब, अगर यही राज्य हैं जिनमें बीजेपी को फोकस करना है, यही उसके लिए आखिरी किले बचे हैं जीतने के लिए? देखिए जी, बंगाल में ममता दीदी लड़ रही हैं भवानीपुर सीट से, तो बीजेपी का हौसला तो आप ये देख लीजिए कि जो शुभेंदु अधिकारी हैं उन्हें कह दी, बिल्कुल पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि ममता दीदी जहां से भी लड़ेंगी, पश्चिमी बंगाल में कहीं से भी लड़ रहो, मैं इनके खिलाफ ही लड़ूंगा। तो इसका मतलब उन्हें अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। और जगह भी जहां जहां ममता दीदी के वरिष्ठ नेता लड़ रहे हैं, बहुत सुलझे हुए नेता बीजेपी ने उनके खिलाफ खड़े करे हैं। तो उम्मीद यही लग रही है कि बीजेपी अब की बार शायद बंगाल के किले को ढा दे। और तमिलनाडु में भी उन्होंने पैक्ट कर लिए हैं। तमिलनाडु में भी जो बीजेपी ने अपने पहले अध्यक्ष बनाए थे, बहुत यंग थे वो, लेकिन वो क्योंकि गठबंधन नहीं चाहते थे, तो इस वजह से फिर बीजेपी को उन्हें समझाने में भी टाइम लगा। और जब वो इस बात पे अड़ गए कि नहीं भाई हम तो अकेले चलेंगे, तो बीजेपी ने रियलिटी समझते हुए अपने जो दूसरे दलों से गठबंधन किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फिर तो बीजेपी कभी आ ही नहीं सकती अगर इसी ढंग से लड़ेंगे। तो वो चली हुई है स्थिति वहाँ पे। और रही एक और बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का ने तो अपना इतना बुरा हाल कर लिया है कि वो तो बस एक ऐसे समझ लो कि जैसे कहीं टूर पे चले जाते हैं कि भाई ओह चलो अब चले जाते हैं, अब बहुत यहाँ दिल नहीं लग रहा, और अब 2-4 दिन के लिए टूर पर निकल लो और घूम फिर के फिर आएंगे, थोड़े रिफ्रेश हो जाएंगे। कोई रीति नीति नहीं, कोई योजना ही नहीं। उन्हें खुद ये पता नहीं है कि तुम किसके साथ हो, किसके वैर विरोध में हो, किससे तुम्हारा गठबंधन है, किससे नहीं है। अब बताओ कैसे इलेक्शन लड़ोगे भाई? कभी कुछ करने लगते हैं, कभी कुछ नाटक करने लगते हैं, और सीट कहीं एक नहीं आती। अब बताओ, जो भी इसकी कांग्रेस की कोई गवर्नमेंट है 1-2 जगह, वो उनके अपने दम पर हैं, जो वहाँ के छत्रप हैं। कर्नाटक में सिद्धारमैया अपने दम पर हैं, वो कांग्रेस के दम पर नहीं है। कांग्रेस का जो आला कमान है उसने तो खूब कोशिश कर ली, डी शिव कुमार ने खूब जोर लगा लिया कि मैं बन जाऊं मुख्यमंत्री, और ये पैक्ट था पहले। और जो हाईकमान ने कही कि नहीं नहीं भाई अब इसको बना दो, इसने बहुत स्टेटों में मदद करी है, लेकिन सिद्धारमैया अड़ गए, नहीं नहीं मैं नहीं, बस मैं ही रहूँगा। तो अब हार थक के उन्हें एमएलए का सपोर्ट ही नहीं मिला, आला कमान की बात कोई मानता नहीं, तो वो बात टल गई जी। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इसमें कहीं इफेक्ट डालेगी कि भाई वहाँ के इलेक्शन में डाल देगी कि वहाँ के में नहीं। वो तो इस चीज़ से खुश हो जाते हैं कि जो जीत गया वो हमारे गठबंधन में था, बेशक हमें कुछ मिला या नहीं मिला, बस वो इतने में संतुष्ट हो जाते हैं कि वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बनी। आखिर में मेरा जो सवाल है वो, क्योंकि आप भविष्यवाणी भी करते हैं, दूरदृष्टिवादी भी हैं, तो मेरा सवाल ये है कि अगर जैसे ये अभी तो बीजेपी कोशिश कर रही है कि तमिलनाडु में AIADMK के साथ मिलके गठबंधन में वो अपनी टैली बढ़ा दे, वहाँ पे अपनी प्रेजेंस बढ़ा दे, केरल में अपनी प्रेजेंस बढ़ा दे, क्या कभी भविष्य में ऐसी संभावनाएं हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी ही आ जाए या केरल में बीजेपी आ जाए? कभी आप भविष्य देखते हैं? तो काफ़ी मैंने दिलचस्प एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ मैं। देखिए जी, मोदी जी की डिक्शनरी में असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं है। मोदी जी उस काम को करते हैं और लोग देखते हैं कि भाई ये इस इलेक्शन में क्या काम होना है, तो वो उसकी तैयारी करते हैं। मोदी जी करते हैं 15 साल आगे की, 20 साल आगे की बात सोच के चलते हैं। अब देखिए पार्लियामेंट बनी तो उसमें क्या लगाया मोदी जी ने,
वहां पे स्पीकर के पास में लगा दिया सेंगोल। लोगों को पता ही नहीं थी कि सेंगोल क्या चीज होती है। वो एक प्रतीक था चोल राजवंश का, कि जो हमारा चोल राजवंश देखो कहां से कहां तक फैला हुआ था, वो उसका प्रतीक था। लेकिन वो चीजें दबा दी गई। हमारे इतिहास में चोल का और जो ये विजयनगर के साम्राज्य हैं इनका कहीं कोई जिक्र नहीं होता, पल्लव का कहीं कोई जिक्र नहीं होता। हमारे इतिहास में और चीजें बताई जाती हैं, खैर वो मुद्दा अलग है। तो मोदी जी ने वो चीज की, उन्होंने बता दी कि भाई हमारा जो गौरव है वो तमिलनाडु से है, और वो उन्होंने तमिलनाडु से लेके और बनारस तक की ट्रेन चालू कर दीजिए कि भाई हमारा जो गौरव है वो यहाँ भी है और बनारस में भी है। और जो हमारे मंदिर हैं वो दक्षिण भारत में हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो जो विदेशी आक्रांता थे वो उत्तर भारत में ही रहे। उत्तर भारत के मंदिर नष्ट किए उन्होंने, उनकी पहुंच वहां तक नहीं बन पाई, दक्षिण भारत में वो सर्वाइव नहीं कर पाए, तो दक्षिण भारत के मंदिर बचे रहे हमारे सब। तो मोदी जी वहाँ बराबर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लोगों के अंदर उत्साह भर रहे हैं बराबर। तो वो मोदी जी कोशिश में लगे हुए हैं। तो मोदी जी अगर ये हमारे 29 में आएंगे इलेक्शन, और मोदी जी अगर 29 में भी दोबारा से बन जाते हैं प्रधानमंत्री, तो मुझे उम्मीद है कि वो उस कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में अगले में बिल्कुल ऐसी स्थितियां पैदा कर देंगे कि केरल, तमिलनाडु ये कोई दूर की कौड़ी नहीं रह जाएगी बीजेपी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही ये एक मेरी नज़र में बड़ा टफ एक प्रश्न था, और आपने उस पर भी अपना पूरा विश्लेषण से समझाया है कि ये मोदी जी की जो अथक मेहनत है उसके बलबूते पर जो चीज़ आज हमें बिल्कुल असंभव लग रही है वो उसे भी 5 साल के अंदर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी।